हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको बायोलॉजी के थर्ड डे के क्लास में ह्यूमन में पोषण के विषय में बताऊंगा। ठीक है, मानव में पोषण। ये फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी के, और ये लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रम में पोषण के में इसके पहले अमीबा में पोषण और पादप में पोषण के विषय में पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज मानव में पोषण के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मानव में पोषण कैसे होता है और पोषण के क्या क्या चरण हैं ये जानते हैं। पोषण प्रक्रिया मानव, चूंकि मानव एक जटिल प्राणी है, इसके शरीर जो होते हैं सरल जीव नहीं है, इनमें कई अंग होते हैं और उन अंगों में किस तरह से पाचन क्रियाएं पूरी होती है इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मानव होकर के यदि मानव के बारे में नहीं जानते हैं तो समझ लेना है बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होने का मुख्य कारण ये भी होता है। तो बीमारियों से बचने के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए मानव में पोषण का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। तो आज मानव में पोषण के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले एक मानव के इमेज को बनाएंगे और जिसमें पोषण के सारे आवश्यक अंग जो हैं उनको दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह जानते हैं मनुष्य में क्या क्या होते हैं और मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया पूरी कैसे होती है। तो मनुष्य में पोषण एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें कई चरणों से भोजन को गमन करना पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं मनुष्य में पोषण की क्रिया कहां से प्रारंभ होती है। तो मनुष्य में पोषण की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन तंत्र में मुख गुहा से ही प्रारंभ होगा भोजन का प्रवेश करना। तो भोजन प्रवेश करता है मुख गुहा से, उसके बाद मुख गुहा से होते हुए वह मुख गुहा में लार ग्रंथियों के सहयोग से भोजन मिश्रित होते, लार से मिश्रित होते हैं यानी सलाइवा से मिश्रित होते। उसके बाद ग्रास नली से होता हुआ ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली से होता हुआ आमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत में चले जाते हैं और उसके बाद मलाशय में जमा होता है जो अंततः निष्कासित कर दिए जाते हैं और आवश्यक पोषक तत्व छोटी आंत में ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये सभी चरण जो पूरे होते हैं, तो इससे जानना है कि मनुष्य में जो ये पोषण की क्रिया होती, पाचन की क्रिया होती है, तो वो उसको कितने चरणों में गुजरते हैं और इसमें क्या क्या होता है। और आहार नाल मनुष्य में पाचन तंत्र के लिए मुख्य अंग है, वो है आहार नाल। तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है ये जानना बहुत आवश्यक है। तो जान ले एक मनुष्य की लंबाई कितनी होती है। एक मनुष्य की लंबाई कहें तो 5 से 6 फीट के अंदर होती है सामान्यतः। ठीक है, अन्य लोग कुछ अपवाद भी हैं जो बहुत 8 से 9 फीट के भी व्यक्ति हो चुके हैं, तो विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं वो लोग। ठीक है, उनकी बात नहीं करेंगे, सामान्य लंबाई हाइट कहेंगे। मनुष्य की हाइट कितना है, 5 से 6 फीट। और यदि 6 फीट ही मानते हैं तो लगभग 2 मीटर। तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितने मीटर हो सकती है। अब 2 मीटर के मानव के अंदर आहार नाल कितना मीटर का हो सकता है। आहार नाल के बारे में जान के आश्चर्य होगा कि आहार नाल की लंबाई होती है लगभग 10 मीटर। अब मानव का लंबाई हो गया 2 मीटर, आहार नाल की लंबाई 10 मीटर। यह आश्चर्य जैसी बात लगती है, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं है। आहार नाल की लंबाई अधिक होने का कारण मुख्य क्या है उसको जानते हैं। आहार नाल में जो होता है छोटी आंत, जो हमारे आमाशय से निकलने के बाद पतली नलिका के रूप में बनी हुई है, वह है छोटी आंत जो 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, उसी छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर के करीब होती है। तो इस तरह से आहार नाल की लंबाई अधिक होने के कारण क्या है, छोटी आंत का काफी लंबा होना जो हमारे आमाशय के नीचे जमा होता है इकट्ठा, जिसे हम लोग नाभि के पास कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं आहार नाल में क्या क्या होता है और कैसे पाचन क्रिया पूरी होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी हो गई, 10 मीटर, 8 से 10 मीटर कह सकते हैं, 8 से 10 मीटर, क्योंकि एक एवरेज लेकर के चलते हैं, 8 से 10 मीटर लंबाई हो गई आहार नाल की। अब मनुष्य में पाचन
कि क्रिया का प्रारंभ होता है कहां से, तो मुख गुहा से। सबसे पहले हम लोग भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं तो मुंह में जाता है, अर्थात मुख गुहा में पहुंचता है। और मुख गुहा में पहुंचने के बाद भोजन में मुख गुहा में पाया जाता है 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाया जाता है। 3 जोड़े लार ग्रंथियां हैं और उन 3 जोड़े लार ग्रंथियों से सलाइवा अर्थात लार का स्रावित होता है। इसका पाचन में बहुत बड़ा योगदान है। जब दांतों के द्वारा, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के दांतों का अलग अलग कार्य भी होता है। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक होता है। और इन चारों दांतों के द्वारा जब भोजन को पीस करके तैयार किया जाता है तो उस समय लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले सलाइवा उसको मिश्रित करने में बहुत ही सहायक है, जो सुपाच्य बनाता है भोजन को। इसलिए कहा जाता है भोजन को अच्छी तरह से चबा के खाएं यदि, तो कई बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। तो जानते हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो होता है, इनसे लार का स्राव होता है और भोजन का सलाइवा में मिश्रण हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वह भोजन आगे बढ़ते हुए पहुंच जाता है निगल द्वार और कंठ द्वार के पास। अब 2 द्वार हो गए, जहां पर एक होता है, यहां पर एक एपिग्लोटिस पाया जाता है, एपिग्लोटिस। आप अपने मुंह को खोलने के बाद गले के पास पीछे में देखेंगे एक लंबी जैसी एक बेलनाकार नलिका जैसी दिखेगी, ठीक है। वो होता है एपिग्लोटिस, उसको कहते हैं। वह होता है निगल द्वार और कंठ द्वार के मुख्य भाग पर। इसका काम क्या है वो जानते हैं। एपिग्लोटिस का काम है, जब हम भोजन को निगलते हैं, निगल द्वार में भेजते हैं भोजन को। कहां भेजते हैं? निगल द्वार से पहुंचाते हैं। और एक होता है कंठ द्वार। 2 नलियां होती है। कंठ द्वार से वायु में यानी हवा का प्रवेश करने के लिए होता है, जो नासिका से प्रवेश करते हैं हवा, नाक के द्वारा प्रवेश करने वाले हवा, या मुंह से सांस ले रहे तो मुंह के द्वारा प्रवेश करने वाले हवा, उसी में प्रवेश करती है और वह चले जाती है फेफड़े में। तो ऑक्सीजन के प्रवेश करने के लिए अलग द्वार हो गया, ऑक्सीजन के प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन के लिए अलग द्वार होता है, उसे कहते हैं कंठ द्वार। और निगल द्वार जो होता है, निगल द्वार के द्वारा हम लोग पहुंचाते हैं भोजन को। तो एपिग्लोटिस का काम क्या है? जब हम भोजन को निगलते हैं उसमें एपिग्लोटिस क्या करता है, एक कंठ द्वार को यानी श्वास नली को बंद कर दिया करते हैं एक पल के लिए, और हम लोग आसानी से निगल लेते हैं भोजन को। और जब श्वास लेते हैं उस समय हमारे भोजन का जो होता है निगल द्वार इसको बंद कर देता है और फेफड़े में अच्छी तरह से ऑक्सीजन का प्रवेश होता है। इस तरह से दोनों कार्य का संचालन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एपिग्लोटिस, यदि हम किसी से बात करते हुए भोजन कर रहे होते हैं या अचानक जल का ग्रहण कर लेते हैं, तो उसमें कभी कभी होता है एपिग्लोटिस इस कार्य को करने में थोड़ी सी गलती कर बैठता है, और उसकी गलती का परिणाम होता है कि हमारे भोजन या जल निगल द्वार से जाने के बजाय कंठ द्वार में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण होता है हमें हमारे नाकों से जल का बाहर निकलने की घटना हो जाती है, या श्वास नली में चले जाती है, जिसके कारण खांसी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये कारण खाते समय इसलिए कहा जाता है भोजन करते समय बातचीत नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब भोजन वहां से आने के बाद कहां पहुंचता है, तो ट्रेकिया के श्वास नली में चला गया, ठीक है, वो तो ऑक्सीजन के प्रवेश करने के लिए है। अब ग्रास नली के, तो ग्रासनी से ग्रास नली में होके पहुंचता है भोजन, और ग्रास नली से होता हुआ भोजन पहुंचता है आमाशय में। अब ग्रास नली किस प्रकार की होती है? इसमें भोजन एक बेलनाकार नली होती है, जो एक तरफ से जब भोजन निकलते हैं तो उस तरफ से पतली होती जाती है और दूसरी तरफ फैलती जाती है। इस तरह से दबाते हुए इसको भोजन को अच्छी तरह से हमारे आमाशय में उतार देती है। आमाशय में क्या होता है वो घटना जानते हैं। आमाशय जिसे हम लोग कहते हैं सामान्यतः बोलचाल की भाषा में पेट बोलते हैं। हम लोग भोजन कहाँ करते हैं तो कहा जाता है पेट के अंदर जाता है, वो पेट का नाम है आमाशय, ठीक है। तो आमाशय में जानते हैं क्या क्या होता है आमाशय में घटना। तो आमाशय में पित्त की थैली एक जुड़ी होती है, जो उसे एक नली पहुंची होती है, जिसको पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय से पित्त का स्राव होता है
जिसको कहते हैं अम्ल पित्त। अम्ल पित्त में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब पहुंचता है हमारे आमाशय में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम से ही पता चलता है अम्ल है। अम्ल अर्थात एसिड। एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो हम कोई भी भोजन करते हैं तो हमारे आमाशय में पहुंचने के बाद अम्ल पित्त जब उसमें मिश्रित होता है तो वह भोजन हो जाता है खट्टा। और वह अम्ल पित्त में मिश्रित होने के बाद यहां से प्रोटीन का पाचन का कार्य शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन यहां से ही शुरू हो जाता है, आमाशय से ही। अम्ल पित्त यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है और अम्ल पित्त अधिक मात्रा में मिलती है तो भी हमारे शरीर में समस्याएं उत्पन्न होती है। अब उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। पहले अम्ल पित्त यदि हमारे आमाशय में, जैसे ही अम्ल पित्त का स्राव होता है वैसे ही हमें भूख का एहसास होता है, और अम्ल पित्त का स्राव हो गया और हम भोजन नहीं लेते हैं तो उस परिस्थिति में हमारे आमाशय में, खाली आमाशय में अम्ल पित्त अधिक समय तक जमा रहने से हमें समस्याएं उत्पन्न होती है। हमारे आमाशय में भी क्या हो सकता है? फोड़े होने की संभावना होती है, अर्थात जिसको अल्सर कहते हैं। तो आमाशय के अंदर में छोटे छोटे दानेदार अल्सर उत्पन्न हो जाते हैं, और इसको दूर करने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं, कोई क्षारीय पदार्थ का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे मार्केट में सामान उपलब्ध होते हैं जो कि एसिडिटी को समाप्त करने के लिए गोली के रूप में जाने जाते हैं, पाउडर के रूप में जाने जाते हैं, लिक्विड के रूप में जाने जाते हैं। तो वो हम लोग क्यों लेते हैं? हमारे आमाशय में जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, आमाशय की अम्लता को कम करने के लिए, पीएच मान को बैलेंस करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अधिक मात्रा में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वह हानिकारक भी है। ठीक है। अब जानते हैं आमाशय में अम्ल पित्त का स्राव यदि नहीं होता है, अधिक मात्रा में होता है तो समझ गए, अधिक मात्रा में होगा तो हम अल्सर की समस्या हो जाएगी। आमाशय को जख्मी कर देगा, क्योंकि यह एसिड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसके स्राव यदि कम मात्रा में होंगे तो भी हमारे आमाशय में भोजन का पाचन क्रिया पूर्ण रूप से नहीं होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी भोजन प्रयोग करते हैं, उसमें थोड़ा लेमन का प्रयोग कर लेते हैं, नींबू के रस का प्रयोग करते हैं, इससे हमारा भोजन सुपाच्य बन जाता है। तो यह अम्ल की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है। यदि अम्ल पित्त का स्राव पर्याप्त, अब जानते हैं अम्ल पित्त कितना स्राव होता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर अम्ल पित्त का स्राव होता है, जिससे हमारा भोजन का पाचन होता है, यानी भोजन हमारे आमाशय में पहुंचने के बाद कुछ समय तक रहता है, अर्थात लगभग 1 घंटे। ठीक है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति को जल्दी भूख लगती है तो समझ लेना है आमाशय जल्दी खाली हो रहा है उनका। ठीक है। अब जानते हैं आमाशय में भोजन का जब मिश्रण हो जाता है अम्ल पित्त से, तो उसमें प्रोटीन का पाचन होना शुरू हो जाता है, और आमाशय में एक और कार्य होता है, अग्नाशय का भी संपर्क होता है, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। अब अग्नाशय का काम क्या है? अग्नाशय के विषय में जानते हैं। अग्नाशय का काम है हमारे आमाशय में अधिक से अधिक मात्रा में ताप को देना, ताकि वह अम्ल में मिश्रित भोजन का पुनः पाचन हो सके और वह पाचन के योग्य तैयार हो सके। उससे प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व को अलग करने में सहायता करता है। तो अग्नाशय का काम है ताप देना, और अग्नाशय ही हमारे इंसुलिन, पाचन के लिए आवश्यक इंसुलिन का स्राव करता है। इंसुलिन जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में बहुत बड़ा योगदान करता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बैलेंस करके रखता है यह इंसुलिन। यदि इसकी मात्रा कम हो जाती है इंसुलिन की, तो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लोग कहते हैं उनको कौन सी बीमारियां हो गई? डायबिटीज। तो इंसुलिन उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, और यह इंसुलिन हमारे अग्नाशय में ही बनता है। तो इंसुलिन का काम क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करके रखना, यह इंसुलिन का काम है। और यह यदि नहीं मिलता है तो यह भी समस्याएं उत्पन्न करती है,
जिसके कारण मधुमेह रोग, जिसको कहते हैं डायबिटीज, मधुमेह, या कुछ लोग चीनी रोग कह देते हैं इन्हें, तो ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो अच्छी तरह समझ गए, अग्नाशय को भी ठीक रखना आवश्यक है। इसके लिए योग प्राणायाम का प्रयोग भी किया जाता है। कुछ लोग इनको करते हैं जिससे इनका अग्नाशय बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं यकृत, लीवर, लीवर के बारे में जानते हैं। लीवर तो अच्छी तरह से जानते होंगे सब लीवर के बारे में कि लीवर का काम क्या है। लीवर वह मुख्य अंग है हमारे पाचन तंत्र का जो सबसे बड़ा है। यदि हमारे कह दें पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है तो बताएंगे यकृत, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इनसे पित्त रस जो इससे स्रावित होता है, इससे एसियल स्रावित होता है और दोनों मिलकर के आमाशय में, और इधर से अग्नाशय से, तो ये तीनों ग्रंथियों से हमारे आमाशय में पहुंचते हैं स्राव और वह भोजन में मिश्रित होता है। तो यकृत का काम क्या है हमारे आमाशय में? भोजन को पाचन करने में बहुत ही सहायक अंग है। लीवर है, लीवर यदि नहीं ठीक रहेगा तो हमारे वसा का पाचन का कार्य नहीं पूरी हो सकता है। वसा के पाचन में लीवर का बड़ा योगदान है। यानी तेलीय पदार्थ यदि हम लोग ज्यादा मात्रा में भोजन में लेते हैं और यदि हमारे भोजन का पाचन, ऐसा भोजन नहीं पच रहा है तो समझ ले हमारे लीवर में दोष हो रहा है। तो लीवर पर भी ध्यान देना चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो ऑयली, इसलिए बहुत से लोग ऑयली फूड नहीं लेते हैं। तो लीवर का काम समझ गए, यकृत का काम। अब आते हैं यकृत से आमाशय में जब सभी स्राव मिल करके भोजन पाचन के कार्य का प्रारंभ तो मुख से होता है, लेकिन यहाँ लगभग पाचन का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में पहुंचने लगता है तो वह पहुंचता है हमारे छोटी आंत में। और सबसे बड़ी लंबी ग्रंथि है तो कह दें यदि पाचन अंग का सबसे महत्वपूर्ण और लंबा अंग का नाम तो उसमें कह सकते हैं छोटी आंत। छोटी आंत 3 भागों में बटा हुआ है और इसके प्रारंभ वाले भाग में से ही भोजन का पाचन कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो पाचन में छोटी आंत का क्या योगदान है, अब इसको जानते हैं। छोटी आंत में जो पचे हुए भोजन का जो अंश नहीं पचा होता है उनका पाचन कर देते हैं। और इसके बाद इसके जो छोटी आंत के लास्ट वाले भाग होते हैं इलियम, जिसमें रसांगुल निकले होते हैं, ठीक है। तो इस इलियम में क्या होता है, इलियम में भोजन का अवशोषण का कार्य शुरू होता है। जब पचे हुए भोजन से आवश्यक उपयोगी पोषक तत्व ग्रहण कर लिए जाते हैं तो इलियम में अवशोषित होते हैं। और यह इलियम का काम क्या है, अवशोषित भोजन, उसमें रसांगुल होते हैं जो भोजन के अवशोषण में सहायक, उंगली जैसी रचना होती है, ठीक है। और वो अवशोषित करने के बाद हमारे रक्त में मिश्रित करने का कार्य करते हैं। वही पोषक तत्व हमारे शरीर में की कोशिकाओं में पहुंचता है जिससे कि ऊर्जा निर्माण कार्य होते हैं। तो हमें ऊर्जा प्रदान करने में भोजन के पाचन के बाद अवशोषण का कार्य, पचे हुए भोजन से जो जो पोषक तत्व हमने भोजन के द्वारा लिया वह हमारे इलियम के द्वारा अवशोषित होकर हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। और इस इलियम के द्वारा अवशोषित होने के बाद कुछ हमारे अपशिष्ट पदार्थ बने हुए और बचे हुए रहते हैं, जो 2 किस्म के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तरल अपशिष्ट होता है और ठोस अपशिष्ट। जो तरल अपशिष्ट होता है वह हमारे किडनी में चला जाता है जिसको वृक्क कहते हैं। और वृक्क एक प्रकार का छन्ना पत्र है, वह ठोस अपशिष्ट को अलग करके तरल अपशिष्ट को अलग कर देता है। तरल अपशिष्ट से अलग करने के साथ साथ वह क्या करता है, हमारे रक्त में विषैले पदार्थ को प्रवेश करने से रोकता है। तो रक्त शुद्ध रहे इसके लिए भी वृक्क का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमारे अच्छी तरह से भी जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने वृक्क होते हैं, 2। जो भी महत्वपूर्ण अंग है प्रकृति ने उसे 2 के संख्या में दिया है। एक यदि काम करना बंद भी कर दे या काम करना अच्छी तरह से नहीं कर सके तो दूसरा कार्य करके हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालित करता रहे। तो वृक्क की संख्या 2 होती है, 2 किडनी होते हैं, लेफ्ट राइट साइड में होते हैं, ठीक है।
तो उसमें के बारे में अभी जानना नहीं उतना विस्तार से, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल ये जानते हैं इसके बाद भोजन का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। तो तरल अपशिष्ट तो चले गए वृक्क में, उसके द्वारा तरल अपशिष्ट को छान करके अलग कर दिया गया, जो मूत्राशय में जिसको आगे चल करके निष्कासित कर दिया जाता है जमा होने के बाद। और ठोस अपशिष्ट की बात करते हैं। ठोस अपशिष्ट जो बच जाते हैं वे ठोस अपशिष्ट बड़ी आंत में प्रवेश कर जाते हैं और उनसे जितने तरल मात्रा में जो भी जल की मात्रा है उसको अलग करते हुए वह मलाशय में जाकर के अर्थात रेक्टम में जाकर जमा हो जाता है। इस तरह से पूर्ण रूप से रेक्टम में जमा जो होता है अपशिष्ट पदार्थ उसे निष्कासित कर दिया जाता है मलाशय, जिसे मल द्वार के द्वारा निष्कासित हो जाता है। इस तरह से भोजन का पाचन क्रिया पूर्ण हो जाता है। तो भोजन के पाचन में मुख्य रूप से कहें तो मुख से प्रारंभ होकर के छोटी आंत तक में भोजन का पाचन संपन्न हो जाता है। बड़ी आंत में भोजन के अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनसे जल की मात्रा का नियंत्रण होता है और मलाशय में जाकर जमा होता है। तो इस तरह से मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चलता है और पाचन के कार्य के संचालन में मनुष्य का कोई स्वयं का नियंत्रण नहीं रहता है। यानी हम लोग भोजन कर लेते हैं, बस इतना ही जानते हैं, लेकिन हमारे शरीर में भोजन करने के बाद मुख गुहा से हम लोग जानते, निगल लेने के बाद हम लोग अपने भोजन के बारे में संपन्न हो जाते कि हम लोगों ने भोजन कर लिया। लेकिन इसके बाद हमारे शरीर में कार्य प्रारंभ होते ही रहते हैं और यह चलता ही रहता है जब तक कि अवशोषण का कार्य नहीं हो जाए। तो आहार नाल के महत्वपूर्ण भागों और महत्वपूर्ण विशेषताओं को पॉइंट वाइज याद करने के लिए लिख लेते हैं। और सबसे पहले जान लें कि यह है ह्यूमन में पोषण अर्थात न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मानव में पोषण, मानव में पोषण। अब मानव में पोषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मानव में पोषण की क्रिया में आहार नाल जो होता है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर होती है। और मनुष्य के आहार नाल के सबसे लंबे भाग का नाम है छोटी आंत। तो उसके विषय में जान लेते हैं। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। और तीसरे पॉइंट को जानते हैं, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ कहां से होती है, तो मुख गुहा से। मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख गुहा से होता है, चौथी बातें जानते हैं, मनुष्य के मुख में 3 जो लार ग्रंथियां अर्थात 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। और ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के नाम जान लें। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर।
लार ग्रंथियां सबलिंगुअल, और तीसरा हो गया पैराटीट ग्रंथि। ये हो गया मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। और अब जानते हैं, 5वां पॉइंट को जानते हैं कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है, तो वो है यकृत। मनुष्य के पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको लीवर कहते हैं। लीवर में ही वसा का पाचन का कार्य होता है, ठीक है। वसा के पाचन में लीवर का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसके आगे जानते हैं, और इसमें ही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इससे स्रावित होते हैं, ठीक है। बढ़िया ग्रंथि जो है यकृत, इससे लीवर से। अब इसके आगे जानते हैं, मनुष्य में पचे हुए भोजन कहाँ जमा होता है, यानी अपशिष्ट। मनुष्य में अपशिष्ट अपचा भोजन कह सकते हैं, अपचा भोजन रेक्टम में जमा होता है। रेक्टम अर्थात मलाशय में जमा होता है, जिसे मलद्वार के द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। ये थे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट। छोटी आंत जो है वह 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। तीन भागों में बटा होता है। जेजुनम, ग्रहणी और इलियम। तो सबसे पहले ग्रहणी होगा, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। इलियम वाले भाग में अवशोषण का कार्य होता है, जिसमें रसांगुल होते हैं। तो ये हो गए छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो भोजन का अवशोषण कौन करता है? इलियम करता है। और मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोरीलार ग्रंथियां हैं? 3 जोरीलार ग्रंथियां, ये पॉइंट याद रखना है। और मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, लीवर। और मनुष्य में वृक्क कितने होते हैं? 2 वृक्क होते हैं। जैसे 2 आंखें होती है ना, उस तरह से 2 वृक्क भी होते हैं, 2 किडनी होते हैं। और सबसे अधिक लंबाई कहे, आहार नाल में सबसे अधिक लंबाई किसकी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। आहार नाल की लंबाई कुल कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है, ठीक है। तो ये था आहार नाल के बारे में, मनुष्य में पोषण के बारे में, मनुष्य में पाचन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में भी जानेंगे आहार नाल, और इसमें मनुष्य में पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया किस तरह से पूरी होती है, और ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।